बेटा, हम लोग जो है अभिजा टेस्ट सीरीज का है ना PT7 का जो है वो सेकंड पार्ट देख रहे हैं, ठीक है ना, डिस्कस करते हैं आपके लिए। तो आइए 151 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। T.H. Morgan worked with the tiny fruit fly Drosophila melanogaster for experimental verification, ठीक है, किया था उन्होंने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए, एज दे आर वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडी ड्यू टू हैविंग मेनी फीचर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमंग्स देम, यानी कि जिन्होंने वर्क किया था ड्रोसोफिला पर, तो जो किया था उसके लिए सुटेबल फीचर क्यों किया था ये पूछना चाह रहा है इसमें, ठीक है ना। दे डू नॉट ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, नहीं बेटा ये स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है ना। ये जो है वो ग्रो किया जा सकता था लैब में, है ना, सिंपली, इसलिए इसका यूज किया था मॉर्गन साहब ने। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला। मेल और फीमेल जो है इनमें आसानी से जो है वो अंतर किया जा सकता था, है ना, डाइमॉर्फिज्म थी इसमें, है ना, वो भी कैसे मॉर्फोलॉजिकली, कि मेल जो होते थे वो साइज में छोटे होते थे और फीमेल जो है साइज में बड़ी होती थी। तो इसमें लिखा हुआ है इन इन लगा हुआ है ना, डिस्टिंग्विश किया जा सकता था, ये भी गलत है आपका। इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशंस, जिसको आसानी से जो है वो देखा जा सकता था लो माइक्रोस्कोप से भी, ये बात सही है, ठीक है, और इन्होंने करेक्ट ही पूछा हुआ था, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। इसमें क्या गड़बड़ है, अ सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस ओनली वन, ये गड़बड़ लिया हुआ है ना, मेनी जो है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती थी, ठीक है ना, ये भी स्टेटमेंट आपका। नेक्स्ट कह रहा है रिगार्डिंग फ्लावर कलर मेक द इनकरेक्ट, फ्लावर के लिए इनकरेक्ट कह रहा है, केस व्हेन क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर यानी कैपिटल आर एंड व्हाइट फ्लावर स्मॉल डब्ल्यू ले लिया, क्योंकि ये इनकम्प्लीट था ना, यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव का फिनोमेना नहीं था, इसलिए ये लिया, यहाँ पे स्मॉल आर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट्स ऑफ एंथ्रीडियम मेजर्स इज डन, है ना, इज डन, ये सिर्फ इसलिए लिया है आर और डब्ल्यू अलग अलग, किसी यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव का फिनोमिना नहीं होता, ठीक है, इसलिए ऐसा किया हुआ है और डन किया है इसमें, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है हम लोगों को, इसमें से इनमें से क्या इनकरेक्ट है ये बताना है। देखिए phenotype of F1 individual could be in between the two parents, इसी को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। क्या होगा इसमें कि कैपिटल आर जब आपका स्मॉल डब्ल्यू से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर गैमीट बनेगी कैपिटल आर और उधर बनेगी डब्ल्यू, और ये जब साथ में आ जाएंगे इस टाइप के जीनोटाइप वाले जो प्लांट्स होंगे उनमें जो फ्लावर लगेंगे वो क्या होंगे, ना तो रेड होंगे और ना ही व्हाइट होंगे, इंटरमीडिएट कलर आ जाएगा, कौन सा, पिंक, पिंक आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि इनके बीच का कलर आता है, तो ये बात सही है, हमें इनकरेक्ट, ठीक है। रेड फ्लावर विल नॉट बी प्रोड्यूस इन टू जनरेशन इफ F1 इंडिविजुअल्स आर सेल्फ, ये गलत हो गया स्टेटमेंट आपका, क्योंकि जब इसमें सेल्फिंग कराएंगे यानी कि कैपिटल आर और आपका डब्ल्यू लिया है तो हम भी यही ले लेते हैं, ठीक है, इसमें क्रॉस करेंगे 4 टाइप्स के प्रोजेनी पॉसिबल होंगे, ठीक है, और डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ये जो होगा वो रेड होगा जो कि 1 मिलेगा, ये दोनों जो होंगे वो पिंक होंगे जो कि 2 मिलेगा, और एक ये मिलेगा व्हाइट, ठीक है ना, रेशियो आ जाएगा 1:1 का, बोथ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया और गलत ही हमें बताना था, ठीक है। When F1 individuals are self, the genotype and phenotypic ratio in two generation would be the same. Both phenotype और genotype ratio same होंगे और वो क्या होंगे 1:1। ये स्टेटमेंट मतलब सही है। पिंक फ्लावर प्लांट वुड बी हेट्रोजाइगस फॉर द रिस्पॉन्सिबल जीन, ये हेट्रोजाइगस होगा तभी जो है उसमें पिंक कलर आएगा, ठीक है ना। ये सभी सही थे, सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत था, है ना, यहाँ पर रेड नहीं मिलेगा, रेड भी मिलेगा, ठीक है, 25%। Whereas which of the following traits of pea plant cannot express itself in heterozygous condition? तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कौन एक्सप्रेस नहीं होगा, जो रिसेसिव होगा, जो रिसेसिव होगा वो नहीं होगा, तो हमें इसमें से जो है वो रिसेसिव ढूंढना है, इसमें से रिसेसिव ढूंढना है, ठीक है ना। तो ग्रीन पॉड कलर जो होता है वो क्या था, डोमिनेंट था, ये क्या था, डोमिनेंट था, ये हेट्रोजाइगस में दिखाई देगा, है ना। जो सीड का कलर था उसमें येलो डोमिनेंट था और ग्रीन रिसेसिव था, जबकि पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट था और येलो रिसेसिव, ठीक है ना। ये तो डोमिनेंट हो गया, ये तो दिखाई देगा। येलो सीड कलर ये भी डोमिनेंट है, दिखाई देगा। टर्मिनली प्लेस्ड फ्लावर ये नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये जो है वो रिसेसिव होता है, टर्मिनल, है ना, ये नहीं दिखाई देगा, ये रिसेसिव कैरेक्टर में आएगा, ठीक है ना, और यही हमें देखना था कौन सा इसमें से रिसेसिव है, तो ये आंसर हो गया आपका। इसका जो है एक्सियल जो होता है वो जो होता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है ना।
और वायलेट फ्लावर जो है ये भी डोमिनेंट है, जबकि व्हाइट जो होता था वो रिसेसिव था। ठीक है, तो इसमें हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, द फिनोमिना इन विच सिंगल जीन, इन विच सिंगल जीन जो है वो सिंगल जीन कैन एग्जिबिटेड मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड। कह रहा कि एक जीन है, सिंगल जीन है, और वो एक से ज्यादा इंपैक्ट को या एक्सप्रेशन को जो है वो कंट्रोल कर रही है। सच टाइप ऑफ जीन इज नोन एज प्लियोट्रोपिक जीन। ऐसे जीन को क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन। है ना, जबकि जब एक से ज्यादा जीन मिल करके ना एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है ना, तो ये हो गया पॉलीजेनिक हो गया, इसकी डिफिनेशन बता दिया आपको, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म का तो मतलब है बहुत सारे रूप। ठीक है, और कोडोमिनेंस का मतलब हो गया कि दोनों के बीच, मतलब दोनों बीच का नहीं, दोनों की मिक्सिंग। जैसे आई ए और आई बी था तो दोनों वहां पर ए बी ब्लड ग्रुप शो करते थे। या कैटल्स के स्किन कलर में अगर ब्लैक और व्हाइट कैटल स्किन कलर वाले कोट कलर के बीच में अगर क्रॉस करेंगे तो उनके F1 जनरेशन में क्या आएगा, रोन कलर आएगा। और जब इसकी सेल्फिंग करा देंगे तो 1:1, ठीक है ना, 1:1 जीनोटाइप जीनोटाइप बोथ आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ क्रॉस परफॉर्म बाय टीएच मॉर्गन कंसीडरिंग आई कलर एंड विंग साइज। तो दो लिए थे इन्होंने इसमें, कौन कौन से थे कि आई कलर जो है व्हाइट, और विंग कलर जो है वो क्या था, मिनिएचर। ये दोनों जो है वो रिसेसिव थे, है ना, ये रिसेसिव थे। और ये हो गया मेल पार्टनर इसमें, ड्रोसोफिला। ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल हैविंग मिनिएचर विंग्स, F2 जनरेशन में पूछा हुआ है, F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन का मतलब ये हो गया, पहले तो F1 देखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है ना, तो F1 में ये हो गई फीमेल, जो कि जो है व्हाइट आई और मिनिएचर विंग्स वाली होगी। ठीक है, रिसेसिव था एक फीचर। और इसका क्रॉस जो किया हुआ है वो वाइल्ड टाइप से किया हुआ है। वाइल्ड टाइप का मतलब हो गया कि जो है रेड आई, रेड आई हो गई, है ना। और हो गया ये आपका लॉन्ग विंग्स हो गया, ये हो गया वाइल्ड टाइप। ये हो गया वाइल्ड टाइप, जो कि ये जो है डोमिनेंट फीचर था। जब इनमें F1 जनरेशन कराएंगे तो यहाँ से तो एक ही गैमिट बनेगी और यहाँ से दो गैमिट बन जाएंगी। तो जो इसमें फीमेल प्रोजेनी आएंगी वो वाइल्ड टाइप की हो जाएंगी। जैसे कि W+ और M+ जो है लॉन्ग वाला विंग्स, ये जो है ऐसे दिखाई देंगे, ये फीमेल बनी एक। ठीक है ना, जो कि डोमिनेंट फीचर वाली हो जाएगी वाइल्ड टाइप, है ना। वाइल्ड टाइप दिया हुआ एनसीईआरटी में, इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है वो क्या हो जाएगा, रेड आई और लॉन्ग विंग। ठीक है ना। और जो मेल होगा इसमें प्रोजेनी में वो हो जाएगा व्हाइट आई और मिनिएचर विंग्स के साथ। अब इनका जो है वो सेल्फिंग कराएगा, सेल्फिंग कराएगा और सिर्फ मेल की बात कर रहा है। तो इन मेल में से तो ये गैमेट यूज करेंगे हम लोग, है ना। अगर ये यूज कर देंगे तो फीमेल हो जाएंगी ना, 4 टाइप्स की। तो ये वाला जो है इसमें जो फीमेल, इसमें जो गैमेट बनेगी फीमेल में, इस फीमेल में जो गैमेट बनेगी वो एक तो गैमेट, दो तो गैमेट यही हो गई, कौन कौन सी, W+ और M+। एक गैमेट ये हो गई, दूसरी गैमेट हो गई WM होगा, W और M हो गया। और दो जो है और गैमेट बनेगी, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन में जा सकता है और या ये इसके साथ कॉम्बिनेशन में जा सकता है, कॉम्बिनेंट दो बन जाएंगे। कौन कौन से, W+M मिनिएचर और W और M+, ये रिकॉम्बिनेंट बन गए दो। और यहां से हम मेल गैमेट ले लेंगे, ये ले लिया आपको मेल। तो 4 टाइप्स के जो है वो 4 टाइप्स के जो है वो मेल यहाँ पे पॉसिबल होंगे, जिसमें दो जो है वो पेरेंटल है और दो जो है वो रिकॉम्बिनेंट है ना। यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट थोड़े ज्यादा मिलेंगे, है ना, एज कंपेयर टू जो इससे पहले वाला क्रॉस था। ठीक है ना, क्यों मिलेंगे, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा है, और पेरेंटल थोड़े कम मिलेंगे उसके कंपेयर में। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट नहीं बताना, हमें सिर्फ एक फीचर उठाना है, और वो भी कौन सा लेना है इसमें से, मिनिएचर विंग्स कह रहा है कितने मिलेंगे। तो इन चारों में से मिनिएचर कहां पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो इस चार में से जो है वो दो ऐसे हैं जो मिनिएचर विंग्स वाले हैं, और दो ऐसे हैं जो लॉन्ग विंग्स वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चार में से मिनिएचर कितने मिल रहे हैं आपको, दो तरीके के मिल रहे हैं, है ना, दो तरीके के। तो यानी कि 50% हो गए, चार थे, चार में से दो मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 50% हो गया। ये परसेंटेज नहीं पूछ रहा है आपसे, ये तो डिस्टेंस के बीच की जो दूरी होगी उसकी वजह से ये आ रहा है। ठीक है ना, रिकॉम्बिनेंट नहीं पूछ रहा है ये सिर्फ एक फीचर पूछ रहा है कि इन चारों में से ये कितने आ रहे हैं।
दो ही तरीके के होंगे, या तो लॉन्ग विंग्स होंगे और या तो मिनिएचर होंगे। ठीक है, तो ये मिनिएचर वाले 4 में से 2 मिल रहे हैं और 2 ये मिल रहे हैं, 1:1 यानी कि 50%। नेक्स्ट, in pedigree analysis, standard symbols are used to trace the inheritance of a specific trait. Which of the following symbol is used when the sex is unspecified? तो unspecified के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग? ये यूज करते हैं। ठीक है, कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा सही है? तो कह रहा है कि एक्स 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 वाई मेल एंड फीमेल्स बियर डिफरेंट नंबर्स ऑफ ऑटोसोम। डिफरेंट नंबर ऑफ ऑटोसोम्स ये गलत है, बस सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है ना, ये तो गलत हो गया आपको। ZW टाइप सी इन बर्ड्स। ठीक है, ये कि ZW टाइप जो होता है, ZZ और ZW टाइप जो होता है सेक्सुअल नेचर किसमें? बर्ड्स में देखा जाता है। एक्स बॉडी इट इज ऑब्जर्व ओनली इन फीमेल, ये भी गलत लिखा हुआ है भाई। ठीक है ना, ये भी गलत है। और दूसरा क्या है, एक्स एक्स टाइप होमोगैमेटिक मेल्स इन ह्यूमन। तो होमोगैमेटिक कहाँ होते हैं मेल में, है? मेल में तो हेट्रोगैमेटिक होते हैं ना। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका कौन सा? ZW। ठीक है, कह रहा है इन हनी बी मेल्स, है ना, तो हनी बी में जो मेल्स होते हैं वो है 32 क्रोमोसोम्स, नहीं, कितने थे? 16 क्रोमोसोम्स। आर डिप्लॉयड, नहीं, वो क्या थे? हैप्लॉयड थे। आर स्टेराइल, नहीं, उसमें माइटोसिस होगी और स्पर्म्स बनेंगे, उसमें स्टेराइल नहीं होते। दोनों तरीके थे, मतलब स्टाइल फर्टाइल, ये भी गलत हो गया आपका। आर पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस, पार्थिनो यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन जब डेवलप कर जाएगा तो उससे जो है वो मेल बी जो है वो डेवलप। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रिसेसिव ट्रेट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन ऑफ रिसेसिव एलील। एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव ट्रेट जो है इज एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन ऑफ रिसेसिव एलील, यानी कि जैसे स्मॉल टी है तो ये होमोजाइगस कंडीशन में तो एक्सप्रेस करेगा ही, कब एक्सप्रेस नहीं करेगा? हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका और ये आंसर हो गया आपका। डोमिनेंट ट्रेट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। सी डोमिनेंट की डिफिनेशन यही है कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशंस में जो एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट होगा, जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो रिसेसिव होगा। फिनोटाइप इज ऑब्जर्वली मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली जो अपीयरेंस होता है वो फिनोटाइप होता है, और जब जेनेटिकली देखने लगते हैं उसको कि होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है या डोमिनेंट रिसेसिव, तब जो है वो आपका जीनोटाइप हो जाता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ टू कैरेक्टर्स, है ना, जिसमें जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसमें जो है एग्जांपल ले सकते हैं आप उसका, कि सीड का शेप लिया था और वो क्या थे? दो थे, या तो राउंडेड होगा या विंकल्ड होगा, और जो है वो सीड का कलर ले लिया था येलो और ग्रीन। ठीक है, दो कलर लिए थे, ये भी सही है। आंसर आपका आ गया इसमें फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई साहब। कह रहा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है ना, इन स्टेटमेंट्स को हम लोगों को पढ़ना है। कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। ठीक है ना, इसके लिए पूछ रहा है विच वन आर ट्रू फॉर एलील। एलील के लिए पूछ रहा है इसमें कितने जो है वो सही है, ट्रू पूछ रहा है ना, कितने सही हैं। तो कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एलील, एलील जो है वो कॉन्ट्रास्ट पेयर के लिए बनाती है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कॉन्ट्रास्ट है दूसरे का। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ द सेम जीन, स्लाइटली डिफरेंट होती है सेम जीन के लिए। ट्रू ब्रीडिंग line for a trait will have either both allele dominant और both allele recessive। होमोजाइगस को ही ट्रू ब्रीड बोल देते हैं, है ना, तो उसमें दोनों एक जैसे होंगे, या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा। कोई और भी लेटर कैपिटल ए कैपिटल हो सकता है, स्मॉल ए हो सकता है। बोथ द एलील्स इन अ zygote are always contributed by one parent, क्या हुआ ये गलत है ना, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये दोनों जो है वो एक ही पेरेंट से कंट्रीब्यूट नहीं होंगे, इनमें से एक एक पेरेंट से कंट्रीब्यूट होगा और दूसरा दूसरे पेरेंट से कंट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोगों में जो 46 क्रोमोसोम्स हैं या 23 पेयर्स हैं, उनमें से 23 जो है वो मदर से हैं और 23 ही जो है वो फादर से हैं। हाफ ऑफ कंट्रीब्यूशन है।
तो वैसे ये गलत हो गया, वन पेरेंट्स का ये गलत। इसमें हो गया आपका कौन सा, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो ए बी सी है ना, सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट जो है वो कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है। पहला क्लियोट्रॉपी, क्लियोट्रॉपी क्या था बेटा, क्लियोट्रॉपी जो है वो था कि जब एक जीन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को जो है वो कंट्रोल करेगी तो उससे हम लोग कह देंगे क्या, क्लियोट्रॉपी। ठीक है ना, जबकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो था आपका कि जब बहुत सारी जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे तो उसका हम लोग क्या, ह्यूमन स्किन या हाइट का गेम आपका क्लियोट्रॉपी वाले में आ जाता है आपका सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। और ये भी हो गया आपका फिनाइल कीटोनूरिया हो गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हो गया आपका, ये हो गया कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया ब्लड ग्रुप। अब हम लोग मिलाना शुरू करते हैं, देखिए तो कोडोमिनेंस अगर आप मिलाते हैं जो भी इसमें, कोडोमिनेंस जो हो गया आपका ब्लड ग्रुप ए बी, तो डी का हो गया थर्ड, डी का थर्ड एक ही ऑप्शन में भाई साहब। ठीक है ना, अच्छा और भी देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हो गया आपका स्टार्च ग्रेन साइज, है ना, क्या होता था कि जब कैपिटल डी स्मॉल बी होता था तो उनमें जो है स्टार्च ग्रेन जो थे वो इंटरमीडिएट साइज के थे, है ना, जबकि शेप जो था उसका राउंड ही रहेगा। तो ये था, तो ये हो गया इसका, यानी कि इसका फोर्थ हो गया, फोर्थ वैसे दो ऑप्शन में दे रखा था। ठीक है ना, और बी देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, इसका हो गया ह्यूमन स्किन कलर, यानी कि बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट से भी आप मिला सकते थे, बी का फर्स्ट भी सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा हुआ है। ठीक है ना, और प्लियोट्रॉपी जो हो गया वो क्या हो गया, फिनाइल कीटोनूरिया, कि एक चेंज होने की वजह से उसमें सिर्फ एक जीन नहीं बनती, उस एक जीन के ना बनने की वजह से कई इम्पैक्ट दिख जाते हैं, है ना, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है ना, और रीएब्जॉर्प्शन कम होता था किसका, फिनाइल एलानिन का। तो वो जो है वो जब चेंज नहीं होता तो उसको चेंज किसमें करना था, जो एंजाइम था फिनाइल एलानिन को चेंज करना था आप उसको किसमें, टायरोसिन में, टायरोसिन में, और टायरोसिन जो है फिर वो यूज हो जाएगी बॉडी में, लेकिन ये एंजाइम एब्सेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो वो जो है कुमुलेट होने लगेगा बॉडी के अंदर, बहुत सारे इसमें इम्पैक्ट दिख जाएंगे आपको। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर आपका। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है स्टेटमेंट, अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली be colorblind unless her mother is at least a carrier and father is colorblind। ठीक है ना, कि किसी डॉटर के जो है वो अफेक्टेड होने के लिए कम से कम उसकी मदर जो है, उसकी मदर जो है वो होनी चाहिए क्या, कैरियर, और फादर क्या होने चाहिए, सफरर। क्यों, किसी कोई भी जो डॉटर है उनमें जो 2x आएंगे उसमें से एक एक्स जो है वो मदर से आएगा, और अगर आप इसको अफेक्टेड कराना चाहते हैं कम से कम यहाँ मदर से जो एक्स आएगा उसमें एक का डॉट होना चाहिए मिनिमम, यानी कि कैरियर, और दूसरा एक्स होगा वो फादर से होगा, फादर में एक ही एक्स था, है ना, तो वहां पर जो है वो डॉट होना, यानी फादर क्या होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, और अगर यही बात अगर सन के लिए कहेगा, बेटे के लिए कहेगा, तो बेटा तभी अफेक्टेड होगा कम से कम उसकी मदर जो है एटलीस्ट क्या होंगी, कैरियर होंगी। ठीक है ना, अ कलर ब्लाइंड मैन कैन नॉट पास द डिसऑर्डर टू हिज सन। बिल्कुल वैसे ही किसी के जो फादर हैं अगर वो कलर ब्लाइंड है ना, वाई पर तो उसकी जीन होंगी नहीं, किसी की एक्स लविंग जीन है, वो कलर ब्लाइंड है, तो ये जो एक्स है वो फादर से किस में ट्रांसफर होता है, डॉटर में ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, और जबकि फादर से वाई जो होता है वो सन में होता है, तो कभी भी वो ट्रांसफर नहीं करें, कैन नॉट पास टू ग्रैंडसन। हाँ, उसके बाद जो है इनसे जो है बेटी में गया और बेटी से फिर उस बेटी के बेटे में गया, ये सही बात है। ठीक है ना, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके सही है, करेक्ट। क्या कह रहा है फिर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको इसके लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से कह रहा था फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर। ठीक है, ऑकर पेयर में होते हैं, दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल in a dissimilar pair of factors, the dominant one able to express itself. It is used to explain the expression of only one of the parental trait, only one of the parental trait in homozygous condition। ठीक है ना, तो ये जो है इसमें से जो स्टेटमेंट है हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, फैक्टर में तो पेयर में होते हैं। ठीक है ना, दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सली वाले में गड़बड़ कर रहा है गेम, क्यों, किसी कोडोमिनेंस भी पढ़ते हैं आप, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी पढ़ते हैं आप। ठीक है ना, वहां पर जो है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, शुरुआत में जो मेंडल साहब ने किया था वहां पर था, जब इनकी डिविएशन आई साइंटिस्टों ने देखा कि ये हर जगह नहीं होता, तभी और क्रॉस बनाए गए, है ना, और रूल बनाए गए, नियम बनाए गए जिसमें कोडोमिनेंस की
दोनों की प्रेजेंस दिखाई देगी, है ना। इनकम्प्लीट की दोनों के बीच की प्रेजेंस दिखाई देगी, ठीक है ना। ये सब कॉम्बिनेशन, ये जो है आपका इनकरेक्ट है, कौन सा, सेकंड वाला। बाकी जो है पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा एक वाले में से, ठीक है ना। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, यानी जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो उसमें क्या दिखाई देगा, सिर्फ डोमिनेंट दिखाई देगा, ये बात सही कह रहे हैं। It is used to explain the expression of only one of the parental trait in a monohybrid cross. Monohybrid cross में दोनों में से कोई एक ही कैरेक्टर दिखाई देगा, या तो टॉल होगा या तो टॉल होगा। नेक्स्ट कह रहा साइज ऑफ वी एन टी आर वेरीज फ्रॉम, तो वी एन टी आर जो है उसका साइज क्या था, 0.1 से 10 किलो बेस था। फाइंड द करेक्ट मैच, इसमें से हमें जो है करेक्ट मैच बताना है। ग्रिफिथ साहब ने, ग्रिफिथ साहब ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मिंग, जिसमें जो है वो डिप्लोकोकस निमोनिया या निमोनोकोकस निमोनियाई का जो है यूज किया था उन्होंने, है ना। माइस के ऊपर किया था। बायोकेमिकल इंटरेक्शन इन्होंने नहीं दिया था, है ना। एवरी मैक्लियार्ड और मेडॉल्टी ने किया था। नीडरबर्ग ने जो है वो जेनेटिक कोड को जो है वो एक्सप्लेन किया, ये बात सही है ना। नीडरबर्ग ने उसको जो है बनाया था, जबकि जॉर्ज गैमो साहब ने जो है ना ये बताया था कि ट्रिपलेट हो, ठीक है। तो ये आंसर हमको करेक्ट ही बताना था आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट खेल इसका, नेक्स्ट हो गया आपका डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो आरएनए की डोमिनेंसी जो है वो किसके द्वारा दिखाई जाती है, स्प्लाइसिंग के द्वारा। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग जो होगा वो आरएनए के प्रभुत्व को दिखाता है कि उसमें कौन सा ट्रांसफर हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है इसमें हमें करेक्ट बताना है, ठीक है ना। तो कह रहा है मोस्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, नहीं केवल जो है परसेंट ही करती थी, सभी नहीं करती थी। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 30,000 बेसिस लिखा हुआ है, एवरेज जीन जो है किससे कितना लिखा हुआ है, 30,000 लिखा हुआ है, नहीं, ठीक है ना। 30,000 नहीं होगा इसका। इसके बाद जो है दूसरा कह रहा है कि डेवलपमेंट 3,000 के आसपास था, ठीक है, 30,000 लिखा हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस ड्यूरिंग द प्रोसेस हुआ था, और क्या था, बायो इंफॉर्मेटिक्स था, बायो सिस्टमेटिक लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। लास्ट आपका सही है, इसका मतलब क्या है, 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म वर फाउंड, ठीक है ना, वर फाउंड। तो हमें करेक्ट बताना था स्टेटमेंट इसमें, तो ये फोर्थ वाला आपका करेक्ट। टर्म न्यूक्लिन इज रेफर टू, तो न्यूक्लिन टर्म जो है वो किसके लिए रेफर होता है, तो न्यूक्लिन टर्म जो है वो है एसिडिक सब्सटेंस है, कहां पर, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लिन। जबकि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, सेमी फ्लूइड नहीं है ये, है ना, मैट्रिक्स, है ना, डीएनए के कंटेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्लूइड प्रेजेंट इन द पेरी न्यूक्लियर स्पेस कह रहा है, ये गलत लिखा हुआ है, फ्लूइड है ही नहीं पहली बात तो ये कंटेंट। और कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के कंपोनेंट नहीं होता, तो डेंस पार्ट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, डेंस पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, 68। नेक्स्ट कॉलम मैचिंग है, रोहो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, कोर एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज। इधर क्या भाई, आल्सो हेल्प्स इन द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, only catalyze the process of elongation required for termination of transcription or confirms specificity for the initiation of transcription। तो इनमें से रोहू फैक्टर जो है क्या करता था, वो खत्म करता था ट्रांसक्रिप्शन को, टर्मिनेट करता था, यानी इसका हो गया थर्ड, ए का थर्ड जो है, ए का थर्ड एक ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी मिला दीजिए, सिग्मा जो है वो आपका हो गया क्या, सिग्मा फैक्टर बताएगा कि इनिशिएशन कहाँ से होगा, ठीक है ना। कोर एंजाइम जो है आपका, सी वाला की कोर एंजाइम है, ये हो गया प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, कोर एंजाइम, ठीक है ना, इलोंगेशन के लिए। और आरएनए जो है, आरएनए पॉलीमरेज आल्सो हेल्प इन ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। आंसर तो आपका यहीं से आ गया था, ठीक है, फोर्थ का। कह रहा इन लैक ओपेरॉन द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम विच इज primarily रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज को तोड़ने के लिए इनटू गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। तो वो एंजाइम कौन सा था, वो था बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज कौन सा बनाता था, जेड, जेड जीन बनाती थी, ठीक है ना। जबकि आई जो है वो रिप्रेशर बना रही थी, ए जो है आपका जेड वाई ए, तो ए जो है आपका ट्रांस एसिटाइलेज और वाई जो है वो आपका फर्मेज बनाता था। दो द एक्सपेरिमेंट कनेक्टेड बाई जो हर्से चेज एंड इट इज
इट वॉज प्रूव दैट, तो हर्षित चेस ने किसमें एक्सपेरिमेंट किया था? बैक्टीरियोफेज वाले ने, बैक्टीरियोफेज में। तो डीएनए हैज सल्फर बट नॉट फास्फोरस, ये तो गलत लिखा हुआ है। डीएनए हैज सल्फर, डीएनए में जो है वो सल्फर नहीं, क्या था? फास्फोरस था। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, नहीं, डीएनए के लिए इन्होंने डिस्कवर किया था। बोथ आरएनए एंड डीएनए एंड आरएनए, नहीं, डीएनए के लिए था सिर्फ। डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, ये प्रूव किया था बैक्टीरियोफेज वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने जो है फास्फोरस और सल्फर के जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किए थे। ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए एक्सेप्ट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सभी भाग लेते हैं, है ना, एक को छोड़ करके। तो क्या क्या थी? प्रमोटर था, स्ट्रक्चरल जीन थी और टर्मिनेटर था। तो प्रमोटर भी है, स्ट्रक्चरल जीन भी है और टर्मिनेटर भी है। क्या नहीं होता? रिप्रेशर नहीं। ठीक है ना, ये लैकोपेरॉन में पढ़ा है हम लोगों ने। अनट्रांसलेटेड, सॉरी, अनट्रांसलेटेड रीजन इन एमआरएनए, अनट्रांसलेटेड रीजन जो होता है एमआरएनए में, यूटीआर, इज द पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन यूनिट इन एमआरएनए, ट्रांसलेशन यूनिट का पार्ट नहीं होता ये। ठीक है। इट रिक्वायर्स फॉर, क्या था अनट्रांसलेटेड रीजन? जो है इनिशिएशन कोडॉन और फिफ्थ एंड के बीच में होगा, और या स्टॉप कोडॉन और थर्ड एंड के बीच में होगा। ये प्रोसेस को, ट्रांसलेशन को सही तरीके से कराने के लिए होते हैं। इट रिक्वायर्स फॉर इफिशियंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, इट रिक्वायर्स फॉर इफिशियंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, इसलिए यूज होता है। इट प्रेजेंट आफ्टर स्टार्ट कोडॉन, नहीं, बिफोर स्टार्ट कोडॉन, और आफ्टर स्टार्ट कोडॉन से पहले होगा, और ये उल्टा लिखा हुआ बिफोर, और ये उल्टा लिखा हुआ। ठीक है ना, ये इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था, ये भी गलत है। अंडर गोज ट्रांसलेशन अलॉन्ग विथ ट्रांसलेशन यूनिट, नहीं, ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो क्या है ये? इट रिक्वायर्स फॉर इफिशियंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। डीएनए इज मोर केमिकली स्टेबल देन आरएनए, बात सही है। और क्यों ऐसा है? डीएनए, इन डीएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एच ग्रुप एट सेकंड पोजीशन, इसी वजह से जो है उसमें जो राइबोस शुगर में ओएस था, और वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं सेकंड प्लेस से, तो वो राइबोस जो क्या बन गया? डीऑक्सी, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। वाइल आरएनए हैज सेकंड ओएस ग्रुप। तो बिल्कुल ये बात सही है कि क्यों ये केमिकली स्टेबल होता है, जरूरत ही क्यों पड़ी? पहले क्योंकि जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, आरएनए में ओएच होने की वजह से वो केमिकली जो है वो स्टेबल नहीं था, है ना, वो रिएक्टिव था। तो इसकी वजह से जो है वो डीएनए का जो है वो रिक्वायरमेंट हुई, या डीएनए का इवोल्यूशन हुआ, ऐसा कह सकते हैं आप। और क्या हुआ कि वो ओ हट जाने से वो नॉन रिएक्टिव हो गया। ठीक है, केमिकली स्टेबल हो गया। ये दोनों सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डबल मॉडल क्वेश्चन का था, उसके लिए कौन सा इसमें से सही है, मैं ये बताना है, कौन सा इसमें से सही है ये बताना है। ठीक है। कह रहा है बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय शुगर और नाइट्रोजन बेस, बैकबोन जो है शुगर और फॉस्फेट के मिलने से बनती है ना, ये गलत हो गया। टू स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर परपेंडिकुलर, है, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल, एंटी पैरेलल होते हैं टू ईच अदर, ये भी गलत है। देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ऑल बेसिस दिया हुआ है ना, जबकि टू किसमें थे? ए और टी के बीच में टू हाइड्रोजन बॉन्ड थे, और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड थे, ये भी गलत हो गया। ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन इज 3, ये सही है। ठीक है, जबकि ए और टी के बीच में डबल होते हैं, करेक्ट बताना था। ठीक है। कह रहा है फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन ट्रिपल यू, बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन तक जो है वो ट्रिपल यू जो है फूड कोड फॉर द फिनाइलिन, फिनाइलिन को कोड बना रहा है। ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, ऐसा क्यों कर रहा है ये? ठीक है ना। तो बैक्टीरिया से लेकर के जो है ना, ह्यूमन तक जो है वो ट्रिपल यू जो है वो फिनाइलिन का ही कोड बना रहा है। इसका कारण क्या है? इसकी जो कोड होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, कोड जो होते हैं क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। तो कोड इज डीजनरेट, ये कारण नहीं है इसका, नियरली यूनिवर्सल है ना, कुछ एक्सेप्शन आते हैं जो प्रोटोजोन्स या माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। कोड इज नियरली यूनिवर्सल, ये इसका मेन रीजन होगा। ठीक है ना। ओवरलैप तो खैर होते ही नहीं है, ओवरलैपिंग होती ही नहीं है। कोड इज डीजनरेट। ठीक है। कोड इज रीड इन एमआरएनए इन द कॉन्टिन्यूअस फैशन, पढ़े तो जाते हैं कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि ट्रिपल यू जो है वो फिनाइलिन का बैक्टीरिया में भी बना रहा है और ह्यूमन में भी।
कारण क्या है कि कोड जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, बैक्टीरिया टू ह्यूमन, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। स्ट्रक्चरल जीन इन द लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई गेट स्विच्ड ऑन व्हेन, तो स्ट्रक्चरल जीन जो होती हैं वो कब स्विच ऑन होती हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑफ कब होती है पहले ये समझिए, ऑफ कब होंगी, जब रिप्रेशर जो है वो ऑपरेटर से अटैच रहेगा, कॉम्प्लेक्स बनाए रहेगा, ठीक है ना, तब वो ऑफ रहेंगी। ऑन कब होंगी, जब लैक्टोज जो है वो रिप्रेशर से जुड़ जाएगा, लैक्टोज जो है वो रिप्रेशर से जुड़ जाएगा, और उसके बाद ऑपरेटर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज को जो है वो आगे करेगा या आगे प्रोसीड कर देगा, जिसकी वजह से ZYA से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हो जाएगा। तो ये होगा लैक्टोज बाइंड टू द रिप्रेशर प्रोटीन, है ना, ये आंसर आ गया आपका। बाकी में क्या कह रहा है, रिप्रेशर बाइंड टू द ऑपरेटर, तो रुका रहेगा, अगर ये इससे जुड़ा रहेगा तब तो प्रोसेस रुकी रहेगी, हमें क्या करना है, ऑन करना है प्रोसेस को, प्रोसेस ऑन करना है। लैक्टोज बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज से नहीं जुड़ता, ठीक है ना, लैक्टोज जो है जुड़ता है किससे, रिप्रेशर से जुड़ता है, जो आई जीन से बनाया गया था। और ये तो आंसर हो गया आपका। और इसमें क्या करा, इंड्यूसर बाइंड टू द ऑपरेटर, इंड्यूसर जो है ऑपरेटर से नहीं, इंड्यूसर जो है वो रिप्रेशर से जुड़ता है, रिप्रेशर से जुड़ता है। इंड्यूसर यहाँ पे कौन है, लैक्टोज। कह रहा है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी talk of the single whole singular univariate physical terms. This theory attempts to explain to you us the origin of, तो बिग बैंग थ्योरी किसके लिए दी गई थी, यूनिवर्स के लिए दी गई थी, इससे जो है प्लैनेट से लेकर के पूरा जो है फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट, पहला सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसके, इवोल्यूशन ऑफ मैन के लिए, तो इवोल्यूशन ऑफ मैन के लिए हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपका। क्या कह रहा है, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इज मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अपीयर्स टू पैरेलल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेजेस, ये बिल्कुल सही बात है कि दोनों जो है, मॉडर्न मैन जो है उसमें ब्रेन के साथ साथ जो है वो लैंग्वेज का भी स्टडी होता है, ये जो है इवोल्यूशन ऑफ मैन के लिए स्टेटमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई साहब, which of the following pair of animals exhibited convergent evolution, convergent evolution, है ना, यानी कि एनालॉगस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एनालॉगस की बात कर रहा है, ठीक है ना, इसी से याद रखना था। और जबकि होमोलॉगस जो थे वो क्या थे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में था। तो उल्फ और टस्मेनियन उल्फ जो है ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसमें जो प्रेडेशियस नेचर था, यानी जो शिकार करना था वो सेम था, ठीक है ना। तो ये एनालॉगस को शो कर रहा है, यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है। इसी तरह से एंट ईटर जो है, और ये भी, इनमें भी जो है जो इनकी सीप थी, है ना, वो और जो इनके स्ट्रक्चर्स थे माउथ पार्ट्स वाले, वो जो है इनको एक जैसे वर्क करने में हेल्प करते थे, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग चीजें हैं, ओरिजिन अलग है इनकी। लेमर और ये जो है पेस्कस, है ना, तो ये जो होते हैं ये भी जो है ट्री पर पाए जाते हैं, उसके लिए जो है इन्होंने स्पॉटेड कस्कस था, है ना, ये जो होते हैं धब्बेदार थे इसमें, और लीवर इनमें भी जो है वो ये स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है वो अलग अलग ओरिजिन है इनकी, लेकिन ये दोनों जो है एक ही जगह ट्री पे पाए जाते हैं, ये भी जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, जबकि ये जो है दोनों ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो नहीं करते, ठीक है। 180th का हो गया आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के लिए, यानी कि एनालॉगस हो गया ए बी सी ऑनली, फोर्थ आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट कह रहा है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट कह रहा है इसमें स्टेटमेंट में, फर्स्ट, ब्रांचिंग डिसेंड एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन, ठीक है ना, टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, बात सही है। नेचुरल सिलेक्शन कैन भी, इससे तीन तरीके के थे, है ना, स्टेबलाइजिंग था, इसमें ग्राफ भी बना हुआ है, स्टेबलाइजिंग भी था, डायरेक्शन भी था, और डिस्ट्रीब्यूटिव भी था, ये तीनों, ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि French naturalist even before Darwin explained his thought about the mechanism of evolution by giving the example of giraffe, तो ये किसने दिया था, ये दिया था आपके लैमार्क साहब ने दिया था, है इसमें तो जिराफ हु इज अटेम्प्ट टू फर्स्ट लिव फॉर टॉल ट्रीज एंड, किसके लिए था कि उन्होंने जो है ना यूज और अनयूज की थ्योरी पर वर्क किया था, इन्होंने यूज और अनयूज की थ्योरी पर वर्क किया था। तो ये जो है कंडीशन के हिसाब से, ये थ्योरी जो कंडीशन के हिसाब से इन्होंने अडॉप्ट की। तो नेचुरल सिलेक्शन ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ, इसको लेकर नेचुरल सिलेक्शन नहीं किया था इसमें, ठीक है ना।
इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, है ना, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो इन्होंने उसको अडॉप्ट किया था उस कंडीशन को, ठीक है, ये हो गया आपका लेमार्क वाले में। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वर मोर व्हाइट विंग्स moth on trees than melanized moth, ठीक है। Dark color in moth evolved due to a mutation included by chemical present in industrial smoke। तो उस इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से क्या हुआ कि जो प्लांट्स थे वहां पर, उन प्लांट्स में जो है ये दिक्कत आनी शुरू हुई, ठीक है ना। तो ये जो इंडस्ट्रियल स्मोक है वो ये प्लांट के लिए था, प्लांट ने अडॉप्ट किया, प्लांट में चेंज आया, प्लांट में चेंज आने की वजह से जो मॉथ है उसके ऊपर प्रेजेंट रहे ताकि वो दिखे ना अपने शिकारियों को, इसकी वजह से उसने जो है अपने कलर को चेंज किया। तो जो इसका कलर चेंज हुआ था, है ना, मौत का डार्क कलर जो हुआ था वो नेचुरल में आया, किसमें, नेचुरल सिलेक्शन में आया उसका, ठीक है ना। तो ये सॉरी, पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है आपका और दूसरा गलत है। हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो ये जो है पांच कंडीशन, फाइव कंडीशन है मेनली जिनमें ये अनअफेक्टेड रहता है, जिनमें जीन माइग्रेशन आ जाता है आपका, है ना, उसी को हम लोग जीन फ्लो भी कहते हैं। इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन है ना, और नेचुरल सिलेक्शन के अलावा जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट है, म्यूटेशन है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। लेकिन रैंडम मैटिंग, रैंडम जो मैटिंग है वो इसके लिए कंडीशन अफेक्टेड बताइए, ठीक है ना। रैंडम मैटिंग पांच तरीके, पांच होते हैं इसमें, जीनी ये ड्रिफ्ट हो गया, जीन फ्लो हो गया, म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक और नेचुरल सिलेक्शन, ये नहीं होता इसमें। फिर कह रहा है 185, कह रहा है डार्विन, डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ मेल्थस अकॉर्डिंग टू थॉमस मेल्थस। इनके अकॉर्डिंग जो है इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमको सही बताना है, ये देना है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन रिमेन नियरली स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, है ना। तो ये इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने ये कहा था कि पॉपुलेशन जो है वो सेम रहेगी, नियरली, है ना, स्टेबल रहेगी, इसको छोड़ करके सिर्फ सीजनल जो है वो फ्लक्चुएशन को अगर छोड़ दिया जाए तो। Match the column 1 and column 2 and select the correct option using the codes given below. Klippenter syndromes, Klippenter syndromes किसमें, मेल में होगा ड्यू टू एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो और उसकी वजह से क्या था, गायनेकोमेस्टिया होती थी क्लिफेंटर सिंड्रोम्स, है ना, मेमोरी ग्लैंड इनलार्ज जाती थी मेल में। तो ये हो गया क्लिफेंटर, ए का हो गया फर्स्ट, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट। टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो सेक्स लिंक्ड में जो है वो मोनोसोमी की वजह से हो रहा है 23rd पेयर में, है ना। और हीमोफीलिया जो है वो रिसेसिव सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। और डाउन सिंड्रोम्स जो है, डाउन सिंड्रोम्स जो है वो हो गया आपका ट्राइसोमी हो गया, है ना। अच्छा इसमें वो नहीं दिया, इसमें रूडिमेंट्री ओवरीज दे रखा है क्योंकि टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल में होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, जिसकी वजह से उनमें रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी। ये इसका हो गया आपका सेकंड। हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो गया और डाउन सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी होगा, सी का फोर्थ और थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन पी इज कंसिडर्ड एज फिनोटाइप। साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन यानी कि वो लार्ज है, स्मॉल है या इंटरमीडिएट है। द हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ एलील कैपिटल बी स्मॉल बी विल शो। तो ये जो है वो इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट साइज के होंगे, तो इसका मतलब क्या दिखाता था वो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसी जब कैपिटल बी होगा तो वहां पर जो है वो साइज ग्रेन्स बड़े होंगे, ग्रेन के साइज क्या होंगे, ग्रेन के साइज जो होंगे वो बड़े होंगे, ठीक है ना। और जब ये ड्राई होगा तो इसकी वजह से जो है इसका सरफेस का जो या सीड का जो शेप आ जाएगा वो क्या जाएगा, राउंड हो जाएगा। जबकि जहां भी स्मॉल भी जीनोटाइप होगा वहां पर स्टार्च ग्रेन जो होंगे वो स्मॉल होंगे, स्टार्च ग्रेन क्या होंगे, स्मॉल स्मॉल होंगे। और इसकी वजह से जो है जब ये ड्राई होगा तो इसकी सरफेस जो है वो विंकल्ड हो जाएगी, ठीक है। जब क्रॉस करेंगे तो जीनोटाइप आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पर स्टार्च ग्रेन्स जो है वो इन दोनों के इंटरमीडिएट होंगे यानी कि बीच वाले होंगे, ठीक है ना, बहुत बड़े भी नहीं, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं, सॉरी। और इनका जो ड्राई होगा उसके बाद इसका शेप जो है वो राउंड होगा। तो शेप अगर देखें तो डोमिनेंस है, लेकिन अगर साइज देखते हैं स्टार्च ग्रेन का, है ना, उसकी वजह से क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
There are to determine the genotype of tea plant, sorry, tall plant in F2 generation, Mendel performs a test cross, है ना? तो ये देखने के लिए कि जो है F2 जनरेशन का कि वो प्लांट टॉल है कि नहीं है, उसने क्या परफॉर्म किया था? टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया था। अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। ठीक है बात। ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नहीं, ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो किसका एग्जांपल है? को डोमिनेंस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? को डोमिनेंस का एग्जांपल है। ये गड़बड़, ठीक है। तो इनकरेक्ट ही बताना है हम लोगों को। इसके अलावा क्या कह रहा है? मल्टीपल एलील्स कैन बी ऑब्जर्व ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। जैसे कि मल्टीपल एलील में एक इंडिविजुअल में जो भी अगर से ब्लड है तो उसमें 3 है एलील हैं, एक इंडिविजुअल में सिर्फ 2 ही होंगे, लेकिन पॉपुलेशन में वो तीनों मिल जाएंगे। ठीक है ना? ये सही है स्टेटमेंट आपका। ये गलत है, इनकम्प्लीट की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कोडोमिनेंस होना चाहिए। फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया है, यानी कि फीमेल तो ये हो गई भाई साहब, और एक नॉर्मल मैन से मैरिज कर रही है, नॉर्मल है। ट्रू पूछना है उनके बच्चों के लिए, ट्रू बताना है, सही बताना है उसके बच्चों में। ऑल ऑफ देम वुड बी हीमोफिलिक, नहीं, है ना? सिर्फ और सिर्फ एक सन जो होगा वो हीमोफिलिक होगा, ऑल नहीं होगा। ऑल द डॉटर्स वुड बी हीमोफिलिक, नहीं, डॉटर तो होंगी ही नहीं। एक कैरियर होगी और मतलब फिनोटिपिकली नॉर्मल होगी, और जेनेटिकली कैरियर होगी, और एक तो नॉर्मल होगी। सम ऑफ द डॉटर वुड बी हीमोफिलिक, नहीं, ये भी गलत है ना? सम ऑफ द सन्स, हाँ, 50% सन्स जो होंगे, है ना, वो क्या होंगे? हीमोफिलिक होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है इससे अगर मान लीजिए ये इससे अगर फ्यूज हुआ तो ये तो नॉर्मल फीमेल हो गई, ठीक है ना? अगर ये एक्स इससे हुआ तो ये फिनोटिपिकली नॉर्मल या जेनेटिकली कैरियर फीमेल होगी। ये एक्स अगर इससे फ्यूज हुआ, सॉरी, ये एक्स अगर इससे फ्यूज हुआ वाई से, तो जो है ये हो गया एक्स वाई, ये नॉर्मल होगा मेल, है ना, नॉर्मल मेल हो गया। और अगर ये इससे फ्यूज हुआ गैबिट, तो ये जो होगा वो सफरर मेल होगा। ठीक है ना? एक बेटों में जा सकता है, कुछ बेटों में। नेक्स्ट क्या है? बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन, HBB, ठीक है, जबकि अल्फा वाला जो था वो 2 जीन थी वहां पर, विच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, किस पे था? 11th क्रोमोसोम पे, है ना? आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ mRNA इफ द कोडिंग स्ट्रैंड दिया है बेटा, है ना, कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ये कोडिंग स्ट्रैंड दिया है। तो कोडिंग स्ट्रैंड क्या था? डीएनए का वो स्ट्रैंड, है ना, जैसे मान लीजिए 5 से 3 है और ये 3 से 5 है, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है। इससे जो है एमआरएनए बनना है, तो जो कुछ भी बनता है वो हमेशा क्या बनता है? चाहे डीएनए से डीएनए बने, चाहे डीएनए से आरएनए बने, वो हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में बनता है। तो इन दोनों में से टेम्पलेट कौन होगा? ये वाला होगा, है ना, इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, जिससे देख करके एमआरएनए की सिंथेसिस होगी। और जिससे देख के नहीं होगी उसे हम लोग कहते हैं क्या? कोडिंग स्ट्रैंड। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ लिखा हुआ है, और इसी का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ लिखा है, तो ये और ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, एक जैसे होंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पर तो ये डीएनए का स्ट्रैंड है तो यहाँ पर टी होगा, और सेम उसी प्लेस पर आरएनए है ये, तो उसी प्लेस पर क्या होगा? यू। बाकी चीजें सेम होंगी, नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस। तो जहां जहां ए है ए होगा, ठीक है, सही है। टी की जगह पे यू होना चाहिए, टी की जगह क्या होना चाहिए? यू, ये गलत हो गया आपका। टी की जगह पे यू होना चाहिए, यू हो गया। G C C G A, और फिर बाद में यू आ गया, ये आ गया आपका, ठीक है। इसमें क्या किया है? AUGCCG AU, अच्छा इन पॉइंट्स उल्टा लिखा हुआ है ना, ये 3 और 5 लिखा है, ये गलत हो जाएगा। सेम रहेगा बिल्कुल 5 से, ठीक है ना? अब जो है इसमें कह रहा है, हाँ ये ठीक है, 5 से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कॉलम मैचिंग करनी है। आई जीन जो है, आई जीन जो है वो बनाती है आपकी क्या? रिप्लेशर, यानी ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड जो है वो 3 ऑप्शन में काम नहीं बनेगा। जेड पर आइए, जेड जो है ZYA, तो जेड जो है उसने बनाया क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यानी बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट भी 2 ऑप्शन में हो गया, मैच कर गया। जेड
ए जो है वो बनाता था आपका क्या, ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, ये आंसर आ गया आपका। या वाई से मिलाइए तो वाई जो है वो बनाता था क्या, परमेज। ठीक है, कह रहा बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते थे, जो डिफरेंस होता था, है ना, इसे दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, एचजीपी में और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। एचजीपी में जो है ना ए टू जेड पूरा बना दिया जाता था डीएनए, है ना, वो भी एक स्टैंड, सिंगल स्टैंड। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सिर्फ जो वेरिएबल, जो पॉलीमॉर्फिज्म वाला चीजें थे, है ना, बीएनटीआर था, सिर्फ उसका यूज किया जाता था। आप ये समझिए कि जैसे आपके अंदर जो भी फीचर है ए टू जेड, है ना, उन सभी को एक साथ लिख दिया जाए, ये है एचजीपी। लेकिन आप में क्या यूनिक है दूसरे से, क्या डिफरेंस है, सिर्फ उसका अगर जिक्र करें जो आपकी पहचान है, वो है क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स, ठीक है ना, इसका यूज किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर is allotted to infect E. coli that contain radioactive phosphorus. अच्छा, E. coli that contain radioactive phosphorus, तो E. coli में रेडियो एक्टिव फास्फोरस है और यहाँ पर है रेडियो एक्टिव सल्फर, किसमें, बैक्टीरियोफेज में। ठीक है ना, सल्फर है यानी कि वो किसमें होगा, प्रोटीन की कोट में होगा उसके, और फास्फोरस जो है वो डीएनए में होगा। द वायरस प्रोड्यूस्ड इन दिस बैक्टीरिया बाय बाय दिस इंफेक्शन विल बी, है ना, तो उसमें क्या मिलेगा उसमें, तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन कैप्सिड नहीं मिलेगा। क्यों, किसी की वो ट्रांसफर नहीं होगा इसमें। ठीक है ना, ये तो यही गलत हो गया। रेडियो एक्टिव प्रोटीन कैप्सिड, ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है ना, नॉन रेडियो एक्टिव मिलेगा, किसी भी प्रोटीन वाला को ट्रांसफर, एस जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन कैप्सिड मिलेगा और रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, किसी की वो क्या था, सल्फर था वहां, सॉरी फास्फोरस था उसमें। ठीक है ना, नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन और नॉन, ये नहीं है रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका थर्ड वाला। हिस्टोन्स आर रिच इन, तो हिस्टोन्स जो है वो रिच थे किसमें, आर्जिनिन और लाइसिन, ना, आर्जिनिन और लाइसिन। कह रहा है इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, तो इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो डिस्कवरी के लिए किसने दिया था, परफॉर्म बाय पियर ने किया था। नेक्स्ट, इसमें जो है पी और क्यू बताने हैं हम लोगों को, यहाँ पर पी और क्यू क्या होंगे। एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म ड्यूरिंग टी, यानी कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसमें कलर कैसा हो गया था उसका, डार्क एंड, है ना, बिकम डार्क एंड डार्क विंग सर्वाइवल, तो ये हो गया आपका सेकंड, है ना, पोस्ट इंडस्ट्रियल सेकंड हो गया इसका पी और क्यू। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि मिलर मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट टू असेस द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम, है ना, और इसमें ऑल आर गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, एक इसमें से गड़बड़ है, एक इसमें से गड़बड़ है इन फोर में से। तो मिक्सचर जो है इतने पे हीट किया गया था, फाउंड फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स भी बनी थी, ही सर्कुलेटेड द मिक्सचर अंडर वैक्यूम कंडीशन, ये भी सही है। ही यूज्ड अ मिक्सचर ऑफ H2O, किया था, CH4 भी था, अमोनिया भी था, हाइड्रोजन भी था, CO2 नहीं था, है ना, CO2 नहीं था, ये गलत हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ लेमार्किज्म, तो लेमार्किज्म में जो है वो वहां पर जिरा जो एक्सपेरिमेंट आया था इसका, किसका, जिराफ वाला, उसमें किया था इन्होंने। तो क्या था उसमें, ड्राइव बाई यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, है ना, कि जिन अंगों का उपयोग ज्यादा होगा, है ना, जैसे जिराफ जो है वो चुप चुप के जो है लीफ के लिए जो है वो चकते थे, जिसकी वजह से जो उनकी गर्दन धीरे धीरे क्या हो गई, लंबी हो गई। ठीक है ना, तो यूज और अनयूज की थ्योरी जो है वो लेमार्क्स ने दी है। ठीक है, लास्ट आइए भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें आपको, है ना, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। तो कह रहा है इसमें कि एक्सेस ड्यू टू pesticides results in selection of resistance variation in an example of evolution by the anthropological evolution, ठीक है, evolution is a pseudo phase based on the chances of natural corruption in the organism, भी ठीक है, mutations are random and डायरेक्शनल लिखा हुआ है, म्यूटेशन जो होता है रैंडम होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे नॉन होना चाहिए था, ये इनकरेक्ट ही बताना था हम लोगों को, थर्ड होगा इसका आंसर। ठीक है बेटा।
थैंक यू।